मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 29 पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो। बुक का पेज नंबर 129 निकाल लो। क्या नाम है अध्याय का? सुनेली का कुआं। तो ये जो कहानी है एक ऐसी महिला की है जो एक परिश्रमी महिला थी, जिसने अपने परिश्रम से क्या किया? उसने अपने परिश्रम से सूखे में भी पानी ले आती हो। यानी कभी भी किसी का भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। यही कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ में परिश्रमी औरत के बारे में बताया गया है, जो काफी कमजोर होते हुए भी अपनी मेहनत से कुआं खोदती है और उसी का पानी पीती है। कहते हैं ना कि परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, यानी परिश्रम के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। मतलब जो कथन है, हमारे विद्वान लोग जो कथन बोलते हैं वो किसने सिद्ध कर दिखाया? सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ एक गांव नरसी की ढाली। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसी मेहता या उनकी बहन रहती होगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था, जिसमें केवल 5 परिवार ही रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लक्कड़ दादा की बेल के फल थे। मतलब एक ही परिवार के सदस्य थे। विभाजन से पूर्व इसी अंश का एक परिवार गुजरात में से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। विभाजन मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश का विभाजन हुआ, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान। उस समय की बात है कि उस समय कहां बस गए थे वो? गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा था। वह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींचकर ले गया। अधिकतर पहले जहां बसावट होती थी, उसका मेन कारण जो होता था वो होता था कि वहां पानी की मात्रा, यानी जहां पानी होता था लोग वहीं जाके बस जाते थे। सबसे मेन आवश्यकता क्या होती थी? उनकी पानी की आवश्यकता होती थी। वही उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उस ढाणी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपनी पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। अपनी मतलब पुरखों की ढाणी मतलब पुरखों का जो गांव था उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते थे, वे पानी की कीमत क्या जाने। मतलब बड़े बड़े शहरों में बसने वाले लोग, उन्हें पानी की कीमत के बारे में नहीं पता होता है कि आखिर पानी क्या है, क्योंकि उन्हें आसानी से वो चीज मिल जाती है। लेकिन एक छोटे कस्बे के लोग, एक छोटे गांव के लोग वही वास्तविकता समझ सकते हैं कि पानी का क्या महत्व है। जिन लोगों को जो चीज आसानी से मिल जाती है उसके बारे में वो नहीं सोचते। तो कहा जाता है कि राजस्थान एक वीरों की जन्मभूमि रही है और राजस्थान वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन वहां उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। नरसी की ढाणी। मर जाए थारी नानी, बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली। मतलब सुनेली क्या थी? जो वृद्ध हो चुकी थी। अब आप जानते हो वृद्ध होने के बाद इतनी शक्ति नहीं रहती इंसान में। तो पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बिंदनी यानी बहू बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। मतलब चारों ओर हरियाली थी, सुंदरता थी। मतलब स्वर्ण मतलब सोना की तरह लगता था। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनेली पड़ गया था। मतलब अगर देखा जाए तो हो सकता है यही कारण हो, उसका नाम सुनेली पड़ गया हो। लेकिन अब तो यही सोने की रूप धाणी की झुलसती रेत में तप कर कुंदन बनने की बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब न हुआ था। वह 4-4, 5-5 कोस दूर जाकर पानी लाती थी, चाहे आंधी हो, तूफान हो, है ना, किसी भी हालत में उसे पानी लाना ही
पड़ता था। दिन भी है, मतलब चाहे त्योहार हो, शारीरिक अस्वच्छता में भी उसका यह कार्य कभी नहीं रुकता। यही कारण है कि वह उठते बैठते उसके मुंह से वही निकलता, नरसी की धाणी मर जाए थारी नानी। यानी एक तरह से ये कहते ना टोंट मारना, वही था। मतलब वो परेशान हो जाती तब यही बोलती थी कि नरसी की धाणी, मतलब उस गांव का नाम था, मर जाए थारी नानी, मतलब काम कम कर करके वो थक जाती थी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव के लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। कोई भी लोग यहाँ लड़की देना नहीं चाहता था। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ से लड़की तो ले जाते थे, लेकिन अपनी लड़की इस गांव में नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वहां पानी की समस्या थी और दूर दूर तक आसपास भी पानी नहीं था। आदमियों का क्या, वे तो अपने देशज के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था, मतलब पानी तो किसको लाना पड़ता था? गांव की औरतों को। जब से धाणी का एक परिवार बंजारी के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उच्चट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वो मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की धाणी छोड़कर वहां से हटना नहीं चाहते थे, मतलब यहाँ के लोग जाना नहीं चाहते थे, और वो ऐसी परिस्थिति में कैसे क्या काम करे। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। ये क्या एक कहावत है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली क्या करने गई थी? पानी का घड़ा लेकर धाणी की ओर जा रही थी। एक उजड़े राजस्थान का एक कटीला वृक्ष की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उदरो मतलब चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वो प्रसन्नता से फूली न समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्रातः वह धाणी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था। मतलब आज उसने गाली नहीं दी थी, क्योंकि आज उसे पश्चाताप भी हो रहा था। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कहा कि माँ तुम तो पागल हो गई हो, और ऐसे सूखी भूमि में कहाँ से पानी मिलेगा? और एक तो पिता के पास दौड़कर पहुंचा और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई। ये सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। अवाक मतलब आश्चर्यचकित। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया और क्या बोला, क्या बकता है रे? क्या बोल रहा है? बकता नहीं हूँ बाबूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ। क्या कह रही? फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ साहब, इस पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जहाँ उधरों ने बिल बनाया वहां मिट्टी गीली है, यदि वहां पर कुआं खोदा जाए तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बात सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। पागल हुई हो क्या? उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, ये कोई नया कार्य तो है नहीं, घर बैठे यहाँ पानी कहाँ? परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। कहाँ गई? जहां उसने पानी देखा था उस ओर चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी सुनेली वापस नहीं लौटी। ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था। सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। तल्लीन मतलब व्यस्त। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचे उसने मां के हाथ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाए तो यह कार्य बहुत जल्दी हो सकता है, शीघ्र ही पूरा हो जाए। नहीं तो मैं
तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। क्या कहा कि तुम करो काम और मैं आती हूँ घर से खाना बनाकर। सुनहरी बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती कि जवान हाथों के जोर से उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा उजड़े की तने की छाया में रोटी खाने लगा। सुनहरी पुनः पावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा साहब, माँ शायद ठीक ही कहती है। उजड़े खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मरखप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई को साथ लेकर चल पड़ा। दोनों खिजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दनदनाती हुई चली आ रही है। माँ ने कितना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। गर्व से फूली न समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। बोली, शाबाश मेरे बच्चे रो, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या, पाताल भी खोदा जा सकता है। मिलजुल अगर कार्य करे तो हर असंभव कार्य को हम कर सकते हैं। अरे 6 ही हाथ नहीं, 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिनके 2 जवान बेटे हो, जिनका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन्य भाग मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएगी। म्यारे ससुर जी ने खुदाया कुआ बावड़ी जी। उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है तो हाथों में ताकत। दिन में हम आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनहली की तरकीब सबको पसंद आई और पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गए। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोगों भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती थी और बची हुई उसे उठाकर दूर फेंक आते थे। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खजड़े को सिंदूर लगा दिया गया और सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का, यह सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब ये समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ाया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय, यानी उस गांव की जय जयकार होने लगी। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनहली की बोलनी चाहिए। क्या बोला कि जय तो केवल सुनहली की बोलनी चाहिए। जय जयकार का जो नारा है वो सुनहली को देना चाहिए। इतना कहना था कि सुनहली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। मरु मतलब सूखा प्रदेश। सुनहली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा आदमी बोला, बिंदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अक्ल काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का
बनवा दिया गया। कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है, लोग उसे सुनहली का कुआं कहते हैं। क्या कहते थे उस कुएं को? लोग सुनहली का कुआं कहते थे। अब देखेंगे इसका अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले देखेंगे रिक्त स्थान। हमें किसी भी कार्य को करना चाहिए संकल्प से। क्या जगह यहाँ पे? संकल्प से। हमें भी दूसरे की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा गलत है ये। यहाँ आएगा हमें भी सुनेली की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, काट दो क्योंकि सेंटेंस गलत हो रहा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमें भी सुनेली की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि मन में संकल्प कर ले तो कोई भी कार्य नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कठिन। कि सभी कुओं का पानी मीठा नहीं होता, यानी गांव। अब देखो ये सही गलत विकल्प, सही विकल्प। हमें बड़ों की बात पर विश्वास करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? सही। नरसिंह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी शत्रु थी, गलत। राजस्थान में विकट समस्या पानी की है, तो सही। कुओं में पानी रिस रिस कर एकत्र होता है, तो सही। राजस्थान में कुओं पर पंचायत का अधिकार होता है, तो क्या आ जाएगा? सही। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है ना। तो वाक्य कैसे बनेंगे? पहला शब्द क्या दिया? तन्मयता। कोई भी काम तन्मयता के साथ करना चाहिए। तन्मयता मतलब लगन से। संकल्प, संकल्प सफलता की कुंजी है। हिम्मत, हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तरकीब, मुझे खेल के बारे में एक तरकीब सूझी। समस्या, इस समस्या का अंत हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो ये क्या आ जाएगा? पूर्वज, जय जय, बच्चे, बहू, तुम्हारी, मरे। अब यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। अपने को संज्ञा बताना और फिर उसका भेद लिखना। वहां नरसिंह मेहता रहते थे। अब यहाँ संज्ञा क्या है? नरसिंह मेहता। और कौन सी संज्ञा का प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस गांव में जल की विकट समस्या है। अब क्या है यहाँ पे? संज्ञा जल, तो कौन सा है? जातिवाचक। वहां किसी ने कुआं बनवा दिया था, ये भी जातिवाचक। कुआं है ना, यहाँ गांव भी है, ठीक है। इस गांव संज्ञा, ठीक है। और यहाँ पे कुआं, और कौन सा? जातिवाचक। राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती है, यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापे में भी उसका सौंदर्य दमक रहा था, क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा यहाँ पे? भाववाचक, ठीक है। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रश्न उत्तर के लिए PDF डाल दूंगी, उससे आप प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ।